नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। भारत बांग्लादेश संबंधों की हो सकती है नई शुरुआत। तीस्ता समझौते पर चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने दिया बयान। लंबे वक्त से अटका है तीस्ता समझौता। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर ने दिखाया पॉजिटिव रिजल्ट। व्यापार में हो सकती है वृद्धि। भारत का निर्यात बढ़ने की संभावना। और एनएमसी ने वापस ली गाइडलाइंस। ट्रांसजेंडर और दिव्यांग समुदाय को थी आपत्ति। सांविधिक संस्था है एनएमसी। आइए शुरू करें। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट और अंतरिम सरकार के गठन के बाद से भारत बांग्लादेश संबंध एक कठिन दौर से गुजर रहा है, आप जानते हैं। अब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने भी बयान दिया है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते अपने सबसे खराब दौर में हैं और इन्हें बेहतर करने के लिए साथ मिलकर काम करना होगा। उन्होंने तीस्ता वाटर ट्रीटी को लेकर भी बयान दिया, जिससे भारत बांग्लादेश के संबंधों में एक नई शुरुआत की उम्मीद की जा रही है। मोहम्मद यूनुस के मुताबिक तीस्ता वाटर ट्रीटी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के दायरे में सुलझाना चाहिए। इस मुद्दे को ज्यादा डिले करने से कोई फायदा नहीं है। साथ ही बांग्लादेश के लोअर राइपेरियन देश होने के नाते जो अधिकार हैं उसने उन पर भी दावा किया है। दोस्तों, एक नदी जिस क्षेत्र से ओरिजिनेट होती है उसे अपर राइपेरियन रीजन कहते हैं और जिस तरफ नदी बहती है उन सभी क्षेत्रों को लोअर राइपेरियन रीजन कहा जाता है। तीस्ता के मामले में बांग्लादेश लोअर राइपेरियन कंट्री में आता है। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी जल समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ढाका यात्रा के दौरान 2011 में। लेकिन तब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में पानी की कमी बताते हुए इससे इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी तीस्ता सिक्किम में सोलामो झील से निकलती है। तकरीबन 150 किलोमीटर तक सिक्किम और करीब 123 किलोमीटर तक पश्चिम बंगाल में बहने के बाद ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में 140 किलोमीटर तक बहने के बाद तीस्ता नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तीस्ता को सिक्किम और उत्तरी बंगाल की जीवन रेखा भी कहते हैं। यह बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी ट्रांस बाउंड्री रिवर है। तीस्ता पर कैचमेंट एरिया 83% भारत में और 17% बांग्लादेश में है। 2011 में तीस्ता को लेकर जो समझौता होना था उसके मुताबिक दिसंबर से मार्च के बीच 42.5% पानी भारत को और 37.5% पानी बांग्लादेश को मिलना था। लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा डील को सपोर्ट नहीं करने के चलते समझौता नहीं हो सका था। तब से 1 दशक से ज्यादा बीत गए हैं लेकिन सहमति नहीं बन पाई है। पश्चिम बंगाल सरकार का इस पर कहना है कि बांग्लादेश के साथ पानी साझा करने से उत्तरी पश्चिम बंगाल के लोग प्रभावित होंगे। वे संकोश, तोरसा, धनसई और मनसाई जैसी नदियों का पानी साझा करने को राजी हैं, लेकिन तीस्ता का नहीं। भारत और बांग्लादेश के बीच तकरीबन 54 नदियां बहती हैं। 1996 में गंगा नदी के पानी को लेकर भी समझौता हुआ, लेकिन तीस्ता पर मामला अटका हुआ है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के बयान से लग रहा है कि दोनों देशों के बीच इसे लेकर सहमति बन सकती है। तीस्ता नदी पर 2017 में यूपीएससी ने एक सवाल भी पूछा था। सवाल पूछा गया था, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। और सही कथनों को चुनना था, केवल 1, केवल 2 और 3 या फिर ये सभी। इस प्रश्न का सही जवाब था विकल्प बी, यानी केवल दूसरा कथन सही है। पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि तीस्ता और ब्रह्मपुत्र का ऑरिजिन सेम नहीं है। वहीं तीस्ता नदी बांग्लादेश में भी बहती है तो भारत बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में नहीं मिलती। इस तरह केवल दूसरा स्टेटमेंट ही सही बचता है। WTO यानी विश्व व्यापार संगठन ने अपने गुड्स ट्रेड बैरोमीटर में दुनिया भर के व्यापार में वृद्धि होने की बात कही है, जिससे भारत का निर्यात भी बढ़ सकता है। WTO ने यह सूचना ऐसे मौके पर जाहिर की जब पश्चिम के देशों से हो रही कम मांग के चलते भारत का निर्यात दबाव का सामना कर रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के वस्तु निर्यात में 3.1% की गिरावट दर्ज की गई है। इसमें भी सबसे ज्यादा गिरावट लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे कपड़ा, जेम्स एंड ज्वेलरी और चमड़ा में देखी गई है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर WTO द्वारा विकसित व्यापार के आंकड़ों और उससे जुड़ी भविष्यवाणी के लिए एक कंपोजिट इंडिकेटर है। WTO के मुताबिक वैश्विक स्तर पर विकसित देशों द्वारा मौद्रिक नीतियों में किए गए बदलाव और कम मांग के चलते वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बनी रहती है।
साथ ही यूरोप में व्यापार के आंकड़े उम्मीद से बहुत कम हैं। इस मामले में IMF का कहना है कि यूरोप के देशों में घरेलू मांग के चलते व्यापार के स्तर पर चीजें ठीक हुई हैं, लेकिन अभी भी यूरोप के कई देशों में महंगाई की दर बहुत ज्यादा है। बीते कुछ सालों में यूरोप में ग्रोथ न के बराबर हुई है। यूरोप की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जर्मनी और UK दोनों ही ग्रोथ के मामले में संघर्ष कर रही हैं। विशेषज्ञों की माने तो ओवरऑल यूरोप की बड़ी समस्या है कि वहां पर वर्किंग पॉपुलेशन यानी कार्यशील बल कम है। जर्मनी की अर्थव्यवस्था तो हेवी इंडस्ट्रीज पर ही निर्भर करती है। दूसरा है माइग्रेशन को लेकर बन रही नीतियां। दरअसल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के लिए यूरोप बाहर के देशों के लेबर फोर्स पर निर्भर करता है, लेकिन कोविड के बाद से माइग्रेशन की नीतियों में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि WTO एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संगठन है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों के लिए काम करता है। इसका प्राथमिक मकसद सभी के लाभ के लिए ओपन ट्रेड की वकालत करना है। 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आए WTO में 164 सदस्य देश हैं और इसका गठन उरुग्वे राउंड वार्ता के जरिए किया गया था। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में जारी किए गए कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन करिकुलम CBME 2024 के गाइडलाइंस को वापस ले लिया। इन गाइडलाइंस को 2025 MBBS बैच से लागू किया जाना था, लेकिन ट्रांसजेंडर और दिव्यांग समुदाय की तरफ से किए गए भारी विरोध के बाद NMC ने गाइडलाइंस कैंसिल की और दोबारा रिवाइज करने की बात भी कही है। दरअसल CBME 2024 में सोडमी, एनल या ओरल सेक्स और लेस्बियनिज्म को यौन अपराध माना गया है। भारतीय कानून में सोडमी और लेस्बियनिज्म को अब यौन अपराध नहीं माना जाता। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसलिए अगर CBME 2024 गाइडलाइंस में इसे यौन अपराध माना गया है तो यह भारत के वर्तमान कानून के साथ भी अलाइन नहीं है। साथ ही अनिवार्य 7 घंटे की दिव्यांगता दक्षता को फाउंडेशन कोर्स से हटा दिया गया था। दिव्यांगता दक्षता हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए एक जरूरी एजुकेशन है। दिव्यांग लोगों का जीवन अन्य लोगों की तुलना में ज्यादा कठिन होता है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को उनके प्रति ज्यादा सेंसिटिव होकर इलाज करना होता है, इसलिए इसे फाउंडेशन कोर्स में शामिल किया जाता है। लेकिन NMC द्वारा जारी हालिया गाइडलाइंस को लेकर आरोप है कि राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 और ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का इसमें उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि NMC यानी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग का गठन संसद के एक अधिनियम नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के द्वारा किया गया है। यह संस्था चिकित्सा शिक्षा में उच्च गुणवत्ता और उच्च मानक बनाए रखने के लिए नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा चिकित्सा संस्थानों, चिकित्सा अनुसंधानों और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को रेगुलेट करने के लिए नीतियां बनाना भी इसके कामों में शामिल है। जर्नल नेचर में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर भारत के लिए एक बुरी खबर है। इसके मुताबिक भारत दुनिया में सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषक देश है। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत हर साल तकरीबन 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा उत्सर्जित करता है। स्टडी में दूसरे नंबर पर नाइजीरिया है और तीसरे नंबर पर है इंडोनेशिया। इससे पहले चीन प्लास्टिक प्रदूषण में पहले नंबर पर था, लेकिन इस बार चीन को लिस्ट में चौथे नंबर पर रखा गया है। दरअसल चीन ने वेस्ट मैनेजमेंट और लैंडफिल्स को कंट्रोल करने में अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है। स्टडी के मुताबिक दुनिया भर का 69% प्लास्टिक कचरा लोअर इनकम कंट्रीज से आता है। दूसरी तरफ उच्च आय वाले देशों में प्लास्टिक कचरा उत्सर्जन की दर ज्यादा है, फिर भी कोई भी टॉप पॉल्यूटर देशों में शामिल नहीं है, क्योंकि इन देशों में कचरे का 100% कलेक्शन और डिस्पोजल होता है। यह स्टडी वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक ट्रीटी के लिए जरूरी सूचना मुहैया कराने का काम करेगी। प्लास्टिक दुनिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसे समझने के लिए एक डेटा देखिए। हर साल तकरीबन 400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। इसमें से 40% सिंगल यूज प्लास्टिक है, मतलब जिसे यूज करके फेंकने से पहले केवल एक बार उपयोग किया जाता है, जिससे जमीन से लेकर महासागरों तक प्लास्टिक कचरा बढ़ रहा है। 2022 में UN एनवायरमेंट असेंबली ने दुनिया भर के देशों के बीच एक प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए लीगली बाइंडिंग समझौते को लेकर सहमति बनाई थी। ये ट्रीटी प्लास्टिक के पूरे लाइफ साइकिल उत्पादन से लेकर डिस्पोजल तक की चुनौतियों को शामिल करेगी। इस ट्रीटी के इस साल के अंत तक फाइनल होने की भी संभावना है। इस ट्रीटी को जलवायु परिवर्तन के लिए बने पेरिस समझौते की तर्ज पर तैयार करने की योजना है।
आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है इकोसाइड। इकोसाइड यानी एनवायरमेंटल क्राइम्स। इकोसाइड का मतलब होता है किलिंग वंस होम। इसमें ऐसे कार्यों को रखा जाता है जो कि गैर कानूनी है और उन्हें यह जानते बूझते किया जाता है कि इससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। 1970 में बायोलॉजिस्ट आर्थर गेलस्टोन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पर्यावरणीय विनाश को जेनोसाइड यानी नरसंहार से जोड़ा था। देखिए, नरसंहार को अंतर्राष्ट्रीय अपराध माना जाता है। लंबे वक्त से लोग आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में इकोसाइड को भी अंतर्राष्ट्रीय अपराध घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में इकोसाइड को 11 देशों में अपराध माना गया है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्वसनीय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक को लॉन्च किया है। इसे ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। नया प्लेटफॉर्म विभिन्न अनुमति प्राप्त ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशंस का समर्थन करता है। इसके अलावा सरकार ने एनबीएफ लाइट नामक एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल और प्रामाणिक का भी अनावरण किया। एनबीएफ लाइट प्लेटफॉर्म स्टार्टअप और शिक्षाविदों के लिए डिजाइन किया गया एक लाइट ब्लॉकचेन है ताकि वे तेजी से प्रोटोटाइप एप्लीकेशन बना सकें। वहीं प्रामाणिक मोबाइल ऐप के ऑरिजिन को वेरीफाई करने के लिए एक ब्लॉकचेन सक्षम विकल्प देगा। इसके अलावा राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल को देश भर में ब्लॉकचेन पहलों को और अधिक समर्थन देने के लिए लॉन्च किया गया है। 9 सितंबर को राजस्थान स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका की सेना सैन्य अभ्यास शुरू करेंगी। ये इस एक्सरसाइज का 20वां संस्करण है जिसे युद्ध अभ्यास के नाम से जाना जाता है। यह दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा जिसमें दोनों देशों के 600 सैनिक हिस्सा लेंगे और इसमें अमेरिका की ओर से पहली बार हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम तैनात किया जाएगा। यह सिस्टम लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में सक्षम है। अभ्यास के दौरान भारत भी अपनी नई पीढ़ी की हथियार प्रणाली का प्रदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के सूरत में जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत की। उन्होंने बारिश की हर बूंद को एक मूल्यवान संसाधन में बदलने के लिए सामूहिक कार्रवाई का आग्रह किया। इस पहल का मकसद जल शक्ति अभियान कैच द रेन की गति को मजबूत करना है। यह पहल नागरिकों, स्थानीय निकायों, उद्योगों और हितधारकों को वर्षा जल संचय संरचनाओं को लागू करने के लिए प्रेरित करेगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य भर में सामुदायिक भागीदारी से लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये संरचनाएं वर्षा जल संचयन को बढ़ाने और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने में सहायक होंगी। गेमिंग की बढ़ती लत के बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने कहा है कि पोकर और रमी जुए के बजाय कौशल के गेम हैं। कोर्ट ने संबंधित प्राधिकरण को इस मुद्दे पर फिर से विचार करने और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के लिए कहा है और 6 सप्ताह की अवधि के भीतर एक तर्कसंगत आदेश पारित करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय का यह निर्णय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत दायर याचिका के जवाब में आया है। आपको बता दें कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करता है, उसी तरह हाई कोर्ट को भी आर्टिकल 226 के तहत सभी प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार है और ये रिट नागरिकों के मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन अथवा किसी अन्य मामले के लिए भी जारी किए जा सकते हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने बाराकाह न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अबू धाबी के अल धाफरा में स्थित यह संयंत्र यूएई और अरब वर्ल्ड का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस संयंत्र में APR 1400 यानी एडवांस्ड पावर रिएक्टर 1400 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने वाले 4 परमाणु रिएक्टर हैं जो यूएई की बिजली की जरूरतों का 25% तक आपूर्ति करेंगे। यह यूएई की ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों का हिस्सा है। पूरी क्षमता से शुरू होने के बाद यह संयंत्र हर साल 22 मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन को रोकेगा, जो सड़कों से 4.8 मिलियन कारों को हटाने के बराबर है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल है, युद्धाभ्यास एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच आयोजित की जाती है? भारत यूएसए, भारत जापान, भारत ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत फ्रांस? अगला प्रश्न है, गुड्स ट्रेड बैरोमीटर को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विकसित किया गया है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन या फिर विश्व बैंक? आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की घोषणा की गई है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर मध्य प्रदेश? सही जवाब है इसका विकल्प बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, मंडपम या फिर देवालय? और
इसका सही जवाब भी है विकल्प बी। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ आपसे मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। इस बुलेटिन को ज़रूर लाइक कर दीजिए और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर रोज़ाना इसकी PDF उपलब्ध होती है। वहाँ जाइए, उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ PDF मिल जाएगी। और आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब ज़रूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। नमस्कार।